हेलो फ्रेंड्स, विद्या गेन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक बाबूना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सामने नोटिफिकेशन की बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सूचनाएं आप तक समय से पहुंचती रहें और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रख सकें। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत इसके चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। ये चौथा अध्याय भारत के विदेश संबंधों के बारे में है, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन या फिर भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है और दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध हैं उसके बारे में यह अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। भारत के विदेश संबंधों से हमारा आशय देश के बाहर हमारे जो दूसरे देशों के साथ संबंध होते हैं उससे आशय है। जिस प्रकार एक व्यक्ति और एक परिवार के दूसरे व्यक्ति तथा परिवार के साथ संबंध होते हैं और उसके संबंध और व्यवहारों को बाहरी तथा आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों को बाह्य तथा आंतरिक कारकों से वो संबंध प्रभावित होते हैं। तो इस अध्याय में हम बाहरी जो देश हैं उन देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देश की आंतरिक चुनौतियों के बारे में अध्ययन किया था और इसका संबंध कहीं ना कहीं देश की बाह्य चुनौतियों से इसका संबंध है। तो विदेश संबंधों के अंतर्गत हम इस अध्याय की चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के साथ, यानी कि जब हम आज़ाद हुए और एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में जब हमें अपने विदेश संबंधों की शुरुआत करनी थी तो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या थी। हमारी आज़ादी के समय जो दुनिया है वो दूसरी विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकलकर पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर थी। उपनिवेशवाद के समापन होने से दुनिया में नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, नए नए देशों का जन्म हो रहा था, उदय हो रहा था और ये नए देश कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र की स्थापना तथा अपनी जनता की भलाई की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे थे। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा था और इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारत की परिस्थिति भी अन्य देशों से अलग नहीं थी। भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना का कार्य महत्वपूर्ण था और इसके साथ साथ गरीब जनता की भलाई का दायित्व अब निर्वाचित और स्वतंत्र सरकार को करना था। तो इन्हीं परिस्थितियों में भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी की शुरुआत करनी थी। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार थी वह अपने पीछे पीछे विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला छोड़ गई थी और साथ में बंटवारे का दबाव तथा गरीबी की समस्या सामने थी। तो इन सारी परिस्थितियों के मध्य भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत इन परिस्थितियों में भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत की। तो भारत की विदेश नीति के कुछ लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। जब भारत ने अपनी विदेश नीति की शुरुआत की तो इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया गया और उन लक्ष्यों को ही आगे प्रभावी रूप से विदेश नीति के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। तो भारत ने जो अपनी विदेश नीति का लक्ष्य रखा वह यह लक्ष्य रखा कि सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह भारत की विदेश नीति का एक सूत्र वाक्य है, एक लक्ष्य उस समय निर्धारित किया गया कि सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इस लक्ष्य के साथ भारत ने अपनी विदेश नीति की शुरुआत की और चर्चा करते हैं कि इस उद्देश्य अथवा इस लक्ष्य
का जो संदर्भ है वो कहाँ से लिया गया, क्यों हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसके पीछे ये कारण है कि हमारी जब आज़ादी हमें मिली तो उस समय हमारी गणना विकासशील देशों में की जाती थी। तो विकासशील देश अपने हितों की पूर्ति के लिए संसाधनों हेतु अपनी विदेश नीति के सीधे साधे लक्ष्य तय करते हैं। उनके पास अपने हितों की पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव होता है, तो संसाधनों की पूर्ति के द्वारा अपने हितों को जो पूरा करने के दृष्टिकोण से वो अपनी विदेश नीतियों को तैयार करते हैं। और वह ऐसा इसलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास का कार्य होता रहे। कई बार ये जो देश होते हैं विकासशील देश, यह अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तथा सुरक्षा के लिए ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं और कई बार इसका प्रभाव उनकी विदेश नीति पर भी पड़ता है। इसका उदाहरण हमें मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन ताकतवर देशों ने दूसरे देशों को सहायताएं दी, तो उसके अनुपरांत बाद में उन देशों के द्वारा उन छोटे देशों की विदेश नीतियों को उन ताकतवर देशों के द्वारा निर्धारित किया गया या उनको निर्देशित करने का कार्य किया गया। तो अक्सर विदेश नीतियाँ दूसरे से प्रभावित हो सकती हैं और ये बहुत संवेदनशील मामला है और ये संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। नेहरू जी कहते थे कि आज़ादी का अर्थ जो आंतरिक स्वायत्ता है उससे अधिक विदेश नीति की स्वायत्ता है। जहाँ विदेश संबंध और विदेश नीति को आपने अपने हाथ से जाने दिया, वहाँ आपकी स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो विदेश संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता को रेखांकित करने वाले होते हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति का जो मूल मंत्र अपनाया, जो अहम सिद्धांत भारत ने अपनी विदेश नीति का रखा, वह है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति से आशय है गुट निरपेक्ष रहना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत के आज़ादी के दौर की बात की जाए तो उस वक्त दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से आज़ाद होने के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी और इसी कालखंड में साथ साथ तेज़ गति से दुनिया में दो महाशक्तियों के बीच दुनिया तेज़ गति से दो ध्रुवों के रूप में विभाजित होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो ध्रुव दुनिया में शक्तिपुंज के रूप में उभर कर तेज़ गति से दुनिया का ध्रुवीकरण हो रहा था। दुनिया तेज़ गति से दो भागों में बढ़ती जा रही थी। तो भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर विश्व शांति की स्थापना के अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ाए और जो मार्ग अपनाया भारत ने, वो मार्ग अपनाया गुट निरपेक्षता की नीति का। गुट निरपेक्षता की नीति से आशय है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और भारत की इस नीति, गुट निरपेक्षता की नीति की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को अगर हमें समझना है तो हम भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ज़रा गौर फरमाते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक हिस्सों में, अफ्रीका के अनेक हिस्सों में, एशिया के अनेक हिस्सों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ अनेक आंदोलन चल रहे थे। जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस प्रकार से दुनिया के अन्य महाद्वीपों में, एशिया में और विशेषकर अफ्रीका में तथा अन्य उपनिवेशों में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वह इन देशों में मुक्ति संग्राम अथवा स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। इससे पता चलता है कि आज़ादी से पहले ही भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ स्थापित हो चुके थे। बहरहाल उस समय जो सबसे अहम बात थी कि दुनिया में तेज़ गति से जो दुनिया है, विश्व है, उसका दो धड़ों में जो बंटने की क्रिया है, जो शीत युद्ध है,
उसका दौर आरंभ हो चुका था और ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जोरों पर थी। दुनिया के देशों में, दोनों महाशक्तियां में, दुनिया के स्वतंत्र देशों को, अन्य देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने की उस दौर में होड़ मची हुई थी। उस समय की जानते हैं कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी जिस वक्त भारत ने अपनी विदेश नीति की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां या उस समय की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। उस समय की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अगर जिक्र करें तो शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था और दोनों ही खेमों में राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक टकराव। दोनों खेमों से हमारा तात्पर्य है अमेरिका का उदारवादी खेमा और सोवियत संघ का समाजवादी खेमा। इन दो खेमों के बीच में राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक टकराव आरंभ हो चुका था। इसके अलावा अगर जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना की इस दौर की बात कर ली जाए तो इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का इस दौर में गठन हुआ जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसके अलावा इसी दौर में परमाणु हथियारों का प्रयोग भी शुरू हुआ। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए और उसके बाद से दुनिया में परमाणु शक्ति के प्रयोग का दौर हम एक प्रकार से शुरू कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है वो परमाणु हथियारों के प्रयोग को शुरू होना है। इसके अलावा जो चौथी घटना है वो है चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गई। ये उस दौर की प्रमुख घटना है। चीन हमारा प्रमुख पड़ोसी देश है और आगे हम उसके साथ अपने संबंधों की विस्तृत चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा इस दौर की जो अन्य महत्वपूर्ण घटना है और भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन और उसके आरंभ से जिसका संबंध है वह है अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया यानी कि उपनिवेशवाद का समापन का ये दौर शुरू हो चुका था। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिससे दुनिया में नए नए स्वतंत्र देशों का उदय हो रहा था। खासकर विशेषकर बात की जाए एशिया और अफ्रीका की तो इन दोनों ही महाद्वीपों में नए नए स्वतंत्र देशों के गठन का दौर शुरू हो चुका था। तो अब चर्चा करते हैं कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, इस नीति के जो नीतिकार हैं हम कह सकते हैं, जो इस नीति के नीतिकार रहे हैं वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू 1946 से जब से देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और देश ने ब्रिटिश के स्थान पर हमारी अपनी सरकार ने देश के शासन की बागडोर को अपने हाथों में लिया, तो 1946 से लेकर अपनी मृत्यु 1964 तक पंडित नेहरू भारत में प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे। इस लंबे दौर में पंडित नेहरू के विचारों ने और उनकी नीतियों ने भारत की विदेश नीति के निर्माण, उसके रचना और उसके क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। इतने सालों में पंडित नेहरू ने विश्व राजनीति में भारत की बड़ी भूमिका का वो सपना देखते थे। खासकर एशियाई मामलों में, एशिया के मामलों में वह भारत के बड़ी भूमिका का वो जिक्र करते थे। वो सोचते थे कि भविष्य में भारत एक बड़ी भूमिका एशिया में और विश्व की राजनीति में निभा सकता है। पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति के रचना, निर्माण और क्रियान्वयन में सबसे अहम भूमिका निभाई। वो इस नीति के रचनाकार कहा जा सकते हैं और गुटनिरपेक्षता की नीति के नीतिकार, रचनाकार हम उन्हें कहते हैं। आगे हम यह भी पढ़ेंगे कि आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन और गुटनिरपेक्षता की जिस नीति का भारत ने पालन किया उसके सृजनकर्ता पंडित नेहरू रहे हैं और उनके साथ विश्व के 4 अन्य नेताओं ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की है। तो भारत के संदर्भ में उस दौर में अगर कहा जाए तो भारत के संदर्भ में भारत की विदेश नीति और विदेश मामलों के मामले में पंडित नेहरू को खासी बढ़त प्राप्त थी। पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए।
पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य हो वो विश्व शांति की स्थापना हो और भारत की उसमें शांति की स्थापना में अहम भूमिका के बारे में वह विचार किया करते थे। इसके अलावा उनका यह मानना था कि भारत की विदेश नीति के जो 3 अहम लक्ष्य होने चाहिए, जो उद्देश्य होने चाहिए, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हमें नीतियों का निर्माण करना है, तो वह उद्देश्य थे कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना। जो स्वतंत्रता और संप्रभुता, कठिन संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है, संप्रभुता मिली है, उस संप्रभुता की रक्षा करना वो विदेश नीति का प्रथम उद्देश्य मानते थे। इसके अतिरिक्त वह मानते थे कि क्षेत्रीय अखंडता को पंडित नेहरू बहुत अहमियत देते थे। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना उनकी इस नीति का दूसरा अहम उद्देश्य था। और तीसरा विदेश नीति का जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था वह था तीव्र आर्थिक विकास। तो पंडित नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज गति से आर्थिक विकास प्राप्त करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे। हालांकि उस दौर में पंडित नेहरू को उनकी इस नीति के लिए विपक्षी पार्टियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उस दौर में अगर बात कर ली जाए तो भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना करती थी, उसका विरोध करती थी और यह पार्टियां अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ाने की पक्षधर थी। तो उस दौर में पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपनी विदेश नीति का, भारतीय विदेश नीति का मूल आधार मानते हुए इस पर अमल का कार्य किया और भारत की विदेश नीति के निर्माण, रचना, क्रियान्वयन में उस दौर में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में पंडित नेहरू ने यह निर्धारित किया कि गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत भारत दोनों खेमों से दूरी बनाकर रखेगा। दोनों खेमों से आशय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियाँ थीं। इन बड़ी महाशक्तियों के बीच में दुनिया में जो ध्रुवीकरण हो रहा था, उस ध्रुवीकरण से भारत ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया। भारत ने दोनों खेमों की बात की जाए तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका का खेमा और एक सोवियत संघ का खेमा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था नाटो। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन बनाया गया जिसको नाटो कहते हैं। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट के नाम से एक सैन्य गठबंधन बनाया। तो इस प्रकार से दुनिया में 2 गुटों में ध्रुवीकरण हो रहा था और एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में। नाटो और वारसा संधि के माध्यम से सैन्य गुटों में भी दुनिया तेज गति से बढ़ते जा रही थी। भारत ने दोनों ही गुटों में से निरपेक्ष रहने का फैसला किया और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले में मिस्र पर हमला किया तो भारत ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने इस नव उपनिवेशवाद का जमकर और खुलकर विरोध किया। हालांकि जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने इसकी सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की। बहरहाल भारत इस दौर में दोनों ही खेमों से उचित दूरी बनाकर रखने के पक्ष में था और वह चाहता था कि दुनिया के अन्य विकासशील देश हैं, जो नव स्वतंत्र देश हैं, वो भी इस मुहिम से जुड़ें और गुटनिरपेक्षता के द्वारा विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वो ऐसा मानते थे। पंडित नेहरू इस कार्य में
लगे हुए थे और दुनिया के अन्य विकासशील देशों को अपने साथ गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत राजी करने का कार्य कर ही रहे थे कि इसी दौरान हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। इससे भारत के प्रति अमेरिका में नाराज़गी पैदा हुई। इसके अतिरिक्त भारत की सोवियत संघ से बढ़ती हुई नज़दीकियों से भी अमेरिका भारत से नाराज़ था। उस दौर में अगर बात कर ली जाए तो आयात प्रतिबंधों के चलते हमारा आर्थिक लेन देन दुनिया के साथ बहुत सीमित था, बहुत कम था। निर्यात की प्रगति कम थी और दुनिया के अन्य देशों के साथ जो हमारा आर्थिक व्यापार और आर्थिक लेन देन था वह बहुत सीमित था। इन परिस्थितियों में भारत ने अपने विदेश संबंधों की शुरुआत की। अब चर्चा करते हैं हम कि भारत में जो गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने अपनाया और इस नीति के द्वारा दुनिया के अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को स्थापित भारत ने किया। तो भारत की इस गुटनिरपेक्षता की नीति की स्थापना की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हमारे साथ जो अगला हमारा शीर्षक है अफ्रो एशियन एकता, उससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसके प्रणेता हम पंडित नेहरू और 4 अन्य तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षों को कह सकते हैं। तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कैसे हुई, इसकी बैकग्राउंड और इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे। तो इसके लिए हमें अफ्रो एशियन एकता शीर्षक से समझने में आसानी होगी। जिस वक्त भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौर में हम जानते हैं कि एशिया में और अफ्रीका में तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई जारी थी। इस दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाने का काम किया। उन नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किए जो अन्य देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को चला रहे थे। तो इससे हमें विदेश संबंधों को एक दिशा हमें पहले ही आज़ादी से पहले ही मिल गई थी। भारत के बारे में अगर बात की जाए तो भारत के बारे में पंडित नेहरू भारत की स्थिति, आकार और शक्ति संभावना को देखते हुए एशियाई मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बड़ी भूमिका का वह स्वप्न देखते थे। वह एशियाई एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वह चाहते थे कि एशिया के देशों में एकता की भावना बढ़े और एशियाई एकता के द्वारा वह विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका का वह आकलन करते थे। वो चाहते थे कि भारत खासकर एशिया के मामलों में बड़ी भूमिका का निर्वहन करे और एशियाई एकता के वो प्रबल समर्थक थे। पंडित नेहरू ने एशियाई एकता की स्थापना के लिए अथवा एशिया के देशों में एकता की स्थापना के लिए मार्च 1947 अर्थात आज़ादी से 5 महीने पहले ही पंडित नेहरू ने एशिया की एकता के लिए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिससे एशियाई एकता को बल मिल सके। इसके अलावा भारत की बात की जाए तो भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए 1949 में अपने देश में इंडोनेशिया की डच औपनिवेशिक आज़ादी के लिए जल्द से जल्द डच उपनिवेशवाद से इंडोनेशिया आज़ाद देश के रूप में स्थापित हो, इसके लिए भारत ने 1949 में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया ताकि इंडोनेशिया की आज़ादी का समर्थन किया जा सके और वहाँ के स्वतंत्रता
संग्राम को एक प्रकार से भारत ने अपना समर्थन देने का काम किया और उसके लिए भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने उपनिवेशवाद, नस्लवाद और रंग भेद का जमकर विरोध किया। खासकर दक्षिण अफ्रीका के मामले में भारत ने रंग भेद का जमकर विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको हम एफ्रो एशियन सम्मेलन भी कहते हैं और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच एकता से इसका संबंध है। एफ्रो एशियन सम्मेलन तो 1955 में पंडित नेहरू और अन्य नेताओं के प्रयास से इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसको हम कई बार बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। बांडुंग सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में इसका आयोजन जरूर किया गया, लेकिन इस सम्मेलन में ही यानी कि एफ्रो एशियन सम्मेलन में ही आगे आने वाले सालों में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापित हुआ उस आंदोलन की नींव पड़ी और 1961 में बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन के आयोजन की जो बुनियाद है वह इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में पड़ी, जब इस बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की मुलाकात हुई, बैठक हुई और इसी बैठक में दुनिया में नए एक संगठन के निर्माण की रूपरेखा का खाका तैयार किया गया और 1961 में इसी बांडुंग सम्मेलन की आधारशिला पर एक नए संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई और फिर 1961 में बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस तरह 1961 से औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व में अन्य देशों के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव भारत में और दुनिया में पड़ी। इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का अहम तत्व रहा है। इसके अलावा विश्व शांति की स्थापना करना, अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना, विश्व शांति की स्थापना कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, ये हमारे विदेश नीति के मूल मंत्र रहे हैं। और इन सारे प्रयासों के द्वारा जो हमारा उद्देश्य है तीव्र गति से आर्थिक विकास, उन्नति, कल्याण, प्रगति के मार्ग पर अग्रसरित होना, तो ये हमारी विदेश नीति के लक्ष्य हैं और यह संदर्भ और यह वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में भारत ने अपने विदेश संबंधों की शुरुआत की। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम निरंतर इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन की बेल है उस बेल को प्रेस कर दीजिए। शीघ्र ही इसी प्रकार के वीडियोस के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।